Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. And from today, I'm going to start your CPAT preparation. That is CPAT preparation on zoology paper. So zoology related all questions we are discussing here. And first topic, we are going from the easy to moderate best. So that first topic is body fluid and the circulation. This is the best point. How to remember these topics by reading thoroughly. Okay, so remember that one point, that is you have to read basically through the schematic presentation, and it's very important to learn each and every point by dramatic way, because in the dramatic method it contains various funny moments, funny things which made you very active in this session. Okay, so let's start our today's topic without wasting our time. So मैं फर्स्ट क्या करूँगी कि क्वेश्चन डिस्कशन करते जाऊँगी एंड ईच पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको बताते जाऊँगी, एंड लास्टली मैं कुछ पॉइंट्स में जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन दूँगी. सो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, we have to know what is blood clotting, what is blood fluids or body fluids, and circulation process briefly. So मैं फर्स्ट चलती हूँ ब्रीफली आपको बताने के लिए कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करें. यहाँ पे आज हम 40 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करेंगे, बट 40 क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड एवरी एग्जाम्स में, दैट इज इट इज़ ऑन not only for the CPAT preparation, it is also important for NEET students or other different types of examination related to life science. So be prepared, be cautious, be focused on your studies. And और एक पॉइंट जहाँ पे आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मेरा नाम है नंदिनी प्रियदर्शनी दास. आई एम नंदिनी प्रियदर्शनी दास एंड आई एम डूइंग टीचिंग इन केवी नाउ. एंड मेरा एमएससी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड एमएससी मेरा संबलपुर से किया गया है. एंड उसके बाद मैंने बीएड किया है, बीएड टॉपर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से. एंड आफ्टर दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेट गेट. ओके, एंड होप फॉर द बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है. आपको मैं थोड़ा सा लिटिल बिट रिवाइज करा रही हूँ और कुछ नहीं. सो सपोज ऐसे पॉइंट्स में ऐसे करके मैंने बोला स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन से याद रखिए, ये बहुत हेल्पफुल होता है. सो आप ऐसे याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी सुन लो. सो स्टोरी ये है, जब हम ब्लड को सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे करें. सो आप लोग बहुत टाइम चाहते हो ब्लड टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट के वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, तो एक मशीन भी आपने देखा हुआ जस्ट लाइक थोड़ा सा राउंड सेट का होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रेस, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. सो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कैसे चलता है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चलता है. वो रोटेशन करता है, उसका स्पीड जो वेलोसिटी है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हम सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन में जितनी भी वेटेज वाले क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे. वो जो हल्का रहेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हल्का रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा. तो जो नीचे बैठ गया दैट इज कॉल्ड द सुपरनेटेंट, और उसे हम यहाँ पे प्लेटलेट्स बोल सकते हैं. प्लेटलेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ब्लड एलिमेंट्स. सो यहाँ पे देख लीजिए एक पॉइंट है जहाँ पे हमने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया. सोल्यूशन में ब्लड को हमने ले लिया, ठीक है. मैक्सिमम सोल्यूशन में तो हम ब्लड लेंगे, उसके साथ कुछ केमिकल्स लेंगे. अभी क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम हाई स्पीड में उसको रोटेट करेंगे. आफ्टर रोटेशन हमें ये पिक्चर मिल जाएगा, ऐसे कुछ पिक्चर्स मिलेंगे, ठीक है. सो अभी क्या है इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 3 पोर्शंस हैं. 3 पोर्शंस आर देयर. फर्स्ट पोर्शन जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम है एंड इट इज प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, एट 55% प्रेजेंट है. उसके बाद क्या है, लेस देन 1% में बफी कोट है. दैट इज अ बफी कोट होता है जहाँ पे प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट एक साथ मिलकर रहते हैं, एक पतला सा लेयर बन जाता है जस्ट लाइक बैंड शेप का. तो दैट इज कॉल्ड अ बफी कोट, क्योंकि उसका कलर होता है थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का. उसके नीचे आता है सारे रेड ब्लड सेल्स, दैट इज द इरिथ्रोसाइट. 45% इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है, राइट. इसका डिटेल्ड अगर जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. सो मैं ब्लड के अकॉर्डिंग सारा स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन के साथ विद इन 1-2 डेज ले आऊँगी. पूरा प्रेजेंटेशन आपको दे दूँगी कि क्या क्या होता है, नहीं होता है. एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. सो प्लाज्मा में एक्चुअली क्या है, प्लाज्मा में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. दैट इज़ अ मोस्टली वाटर होती है 90 से 92%, यू नो दैट वेरी वेल. आफ्टर दैट प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है अल्बुमिन.
ओके। देन आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस सब कुछ मिक्स होते रहते हैं, एंड कुछ गैसेस भी रहते हैं डिसॉल्व फॉर्म में, बिकॉज प्लाज्मा इज अ लिक्विड एंड स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है। तो यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी भी मेंटेन करता है, ये बॉडी फ्लूइड है, सो इसमें कुछ गैसेस डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके राइट। इरिथ्रोसाइट का कलर क्यों रेड है, इरिथ्रीन वन काइंड ऑफ प्रोटीन है इरिथ्रीन, एंड ये इरिथ्रीन का काम है जस्ट लाइक ये रेडनेस लाता है, ठीक है। सो ये प्रोटीन क्यों इसका नाम ऐसा आया या फिर क्यों हुआ, दैट इज फॉर दी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से हुआ, ठीक है। हीम एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, हीम इज द आयरन पार्ट, सो आयरन कंटेनिंग पार्ट जॉइंट विद द ग्लोबिन पार्ट, सो दैट हीमोग्लोबिन बन गया। ओके राइट, थोड़ा सा ब्लड के ऊपर आइडिया आ गया। अभी और थोड़ा सा बोल देते हैं, देख लो यहाँ पे छोटा छोटा कुछ डायग्राम मैंने मेंशन किया है, ठीक है। उसमें से कुछ डायग्राम्स आप जानते हो, ये तो डब्ल्यूबीसी का डायग्राम है, ये आपका हो गया क्या, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जस्ट लाइक क्या लगता है आप लोगों ने पोलो चॉकलेट खाया, पोलो चॉकलेट, हाँ, कैसे दिखता है, जस्ट लाइक बोथ साइड से कोई एक उसको बीच में दबा दिया, ठीक है। सो टायर जैसे फील आएगा, जो उसके सराउंडिंग जो सर्कल है दैट मीन्स द रिम पोर्शन, इसको हम रिम बोलते हैं, रिम थोड़ा सा थिक एंड होगा एंड मिडिल पोर्शन थोड़ा सा क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा फ्रॉम बोथ दी साइड। क्यों है डिप्रेशन, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट नहीं है, सो दैट ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड नियर अबाउट हम बाहर से अगर देखें, आउटसाइड से फ्रॉम द आउटसाइड विजन अगर करें, तो ये डम्बल सेट स्ट्रक्चर जैसा दिख जाएगा, डम्बल सेट स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर, वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। टोटल आपको पता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स ये देख लीजिए, फिब्रिनोजन, फर्स्ट वन इज द फिब्रिनोजन, सेकंड पार्ट इज द या फिर सेकंड वन इज प्रोथ्रोम्बिन, ये फिब्रिनोजन गया, देन प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड वन इज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ वन इज कैल्शियम आयन, फिफ्थ वन इज द प्रोएक्सिलरिन, दैट इज अ प्रोएक्सिलरिन, ये लेवल फैक्टर है, जो हीट लेवल हम लोग बोलते हैं वो है। एंड नंबर 6 यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपका अभी तक प्रूव नहीं है ये प्रेजेंट होता है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसको हम एब्सेंट मानते हैं, ये इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको एब्सेंट माना जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, इस रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। देन फैक्टर नंबर 7 दैट इज अ, हम मेंशन कर सकते हैं ये कौन सा फैक्टर है, दैट इज अ स्टेबल फैक्टर है, ठीक है। प्रो कन्वर्टिंग ये स्टेबल फैक्टर है। अभी चलते हैं 8 में, नंबर 8 दैट इज द, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर 9 एनपी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। नंबर 10 आ गया, इसको आप याद रखना, स्टुअर्ट लिटिल आपने याद रखा, मूवी देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टुअर्ट पावर फैक्टर। अभी आया 11 दैट इज द अगेन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 आते हैं, हेजमन फैक्टर है, हेजमन फैक्टर। देन नंबर 13 एफएसएफ है, दैट इज अ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो रिमेंबर करने के लिए पहले फैक्टर 13 तक याद कर लीजिए, उसके अंदर फैक्टर 6 को डिलीटेड कर दो, एंड उसके बाद याद रखो फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन। तो इसको कैसे याद रखोगे, एफपीटीसी, एफपीटीसी, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर में से तो एक पी हट जाएगा, तो पी पी, तो हमें यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए था, पी स्क्वायर लाइन एक हट गया ना, पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर एंड हीमोफिलिक फैक्टर के लिए आप ए एच एफ फैक्टर, और दैट इज ए एच एफ ए, तो ए हो गया तो ए स्क्वायर, देन स्टुअर्ट पावर फैक्टर एस पी, देन अगेन ए एच एफ, तो आप याद रख सकते हो एफ पी टी सी, पी स्क्वायर, ए स्क्वायर, एस, ए एच एफ, ठीक है, ए एच एफ। तो अभी सीरम कैसे बनता है, सीरम क्या है, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, तो उसको हटा दो, तो ये सेरम बन जाएगा। एंड सेरम कभी भी क्लॉट नहीं होता है, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है इसलिए क्लॉट नहीं होता है, हो गया राइट, याद रहा। सो यहाँ पे ना कुछ पाथवेज है, सो यहाँ पे हमने क्या किया ना, पहले तो दो पाथवेज होता है, जो कि हमारा क्लासिकल पाथवेज हम बोल सकते हैं, या ट्रेडिशनल पाथवेज, दैट इज द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशनड है, दैट इज द, एक हो गया इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक में अगर सपोज सरफेस कांटेक्ट में आता है, कोई भी इंजुरीज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सरफेस कांटेक्ट में आया, तो सबसे
जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो वहाँ से हम स्टार्ट करें, दैट इज ये डीएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं तो एक्टिवेटेड के लिए ए स्मॉल ए यूज किया जाता है। तो नंबर आपका जो 12 है 12 से स्टार्ट होगा, 12 11 9 10। क्या करना है, 12 11 9 10 ये इंट्रिंसिक में आएगा। सो 12 deactivated to activated, then 11 activated to deactivated to activated, then 9 deactivated to activated and 10 deactivated to activated। तो इसी पॉइंट पे ना यहाँ तक आपको आना है इंट्रिंसिक में, पहले एक्सट्रिंसिक में प्लस वैसे ही आएंगे। ये टिश्यू डैमेज फैक्टर से आता है, टिश्यू डैमेज होने से ही फैक्टर, टिश्यू डैमेज फैक्टर के लिए टीएफ है, दैट इज द टिश्यू फैक्टर। कौन सा है आपका, 7 है, फैक्टर नंबर 7। तो फैक्टर नंबर 7 से ये स्टार्ट हो जाएगा। फैक्टर नंबर 7 जैसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है, फैक्टर नंबर 7 जैसे ही प्रो कन्वर्टिंग जस्ट जैसे स्टार्ट हो गया, वो क्या करेगा, वो जैसे एक्टिवेट हो जाएगा वो 10 के पास आएगा एंड 10 को डीएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, एवरी एक्टिवेटेड फॉर्म नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर को डीएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये दोनों फैक्टर 10 तक आएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, जो 10 से 10 जो डीएक्टिवेटेड है एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए, ठीक है, कैल्शियम आयन चाहिए एंड फैक्टर नंबर 8 चाहिए, ठीक है, फैक्टर नंबर 8 चाहिए। तो यहाँ तक पूरा काम खत्म हो गया एंड हमारा एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 दैट इज द स्टुअर्ट पावर फैक्टर ये फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर दैट ये स्टुअर्ट पावर फैक्टर क्या करेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 के प्रेजेंस में, ठीक है, फैक्टर 5 के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम लग गया सेराइन प्रोटीएज, तो प्रोथ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। अभी थ्रोम्बिन क्या करेगा, इनडायरेक्टली जाएगा 13 के पास, 13 को वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड नाउ दिस एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कर सकते हैं, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो मिलके एंड थ्रोम्बिन मिलके फिब्रिनोजेन को एक्टिवेटेड करेंगे। तो फिब्रिनोजेन फिब्रिन फॉर्मेशन करेगा। फिब्रिन क्या है, जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स को, पतले पतले थ्रेड्स को कट कर लो, एक साथ रख लो, कैसे दिखेगा, वैसे दिखता है फिब्रिन। एंड उससे लास्ट प्रोडक्ट मिला कहाँ से, जस्ट लाइक वहां से आपको जो एक्टिवेटेड 13 है उसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म आया वो फिब्रिन के साथ मिक्स होकर स्टेबल फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। यहाँ पे तीन पाथवे चलते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड द कॉमन पाथवे, ठीक है। सो आपको याद रखना है कौन सा फैक्टर कहाँ यूज हो रहा है। इंट्रिंसिक थोड़ा सा वास्ट है, पहले आएंगे 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 10 हो गया। अभी 10 में कौन हेल्प किया था, फैक्टर नंबर 8। एंड वहाँ से अभी टिश्यू डैमेज फैक्टर में आते हैं, टिश्यू डैमेज फैक्टर दैट इज अ टिश्यू फैक्टर है फैक्टर 7, 7 से आएंगे 10 को एक्टिवेटेड हो गया। वहाँ से आएंगे हम कहाँ पे, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन एंड लास्टली वी गेट द फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से एक्टिवेटेड फॉर्म फिब्रिन आया, फिब्रिन से क्लॉटिंग फैक्टर, राइट। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए। अभी देख लो हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, दैट इज आपका क्या है, दैट इज टू पोर्शंस रहते हैं, दैट इज द अपर पार्ट इज द आर्ट्रियल पार्ट और इसको बोल सकते हैं ऑरिकुलर सिस्टम एंड लोअर पोर्शन को बोला जाता है वेंट्रिकल पार्ट और वेंट्रिकल। सो यहाँ पे जो पोर्शंस है ना आपको ऑलरेडी मेरे चैनल में हार्ट के ऊपर मिल जाएंगे वीडियोस, तो आप डिटेलली देख लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा। एंड ओनली मैं डायग्रामेटिक आप कभी भूल जाओ या एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको यूज़ की हूँ। आपको याद रखना है कि वेंट्रिकुलर साइड्स में क्या रहता है, मिट्रल भाल्व, और इधर आपका जो वो मिट्रल भाल्व को बाइकस्पिड भाल्व भी बोलते हैं, एंड जो आपका राइट ऑरिकल है एंड राइट वेंट्रिकल है उसमें जो एक रहेगा आपका बल्ब दैट इज अ ट्राइकस्पिड। तो उधर जो आपका वेंट्रिकुलर पार्ट है, वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल और आट्रियम, उसके बीच था मिट्रल भाग, तो मिट्रल भाग को बाइकस्पिड भाग भी बोलेंगे। एंड इन बिटवीन टू ऑरिकल, तो ऑरिकल के अंदर क्या रहेगा, इंटर ऑरिकुलर भाग। एंड ये दोनों के बीच जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के बीच भी जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा तो उसके लिए भी क्या है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर भाग। एंड ऐसे नोड कहाँ पे रहते हैं, राइट एट्रियम में ऐसे नोड होगा। ऐसे नोड्स के बाद ऐसे नोड से स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एंड उससे जाएगा आपका पुरकेंजी फाइबर्स को, बंडल ऑफ हिस को एंड पूरे बॉडी को वो क्या करता है, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स ये भी पंप करना है नहीं करना है, ये न्यूरोजेनिक हो गया।
न्यूरोजेनिक अगर न्यूरन सिस्टम के अकॉर्डिंग आए, ऐसे नोड को हम मेंशन करते हैं ये पेसमेकर नोड है। एंड उसके बाद ही एवी नोड रहता है। एवी नोड आपके ए एंड वी, दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर जो पोर्शन है उस बीच में रहता है, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल ये थोड़ा सा होगा। एंड सुपीरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा ब्लड लेने के लिए अनप्यूरिफाइड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड उसके बाद आपको राइट एट्रियम में सेंड करते हैं, वहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल को। एंड राइट वेंट्रिकल से अगेन मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी को। तो पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स को जाएगा जहाँ पे वो ब्लड प्यूरिफाइड होगा। सो नेक्स्टली ब्लड फिर से कहाँ से आएगा, दैट इज अ पल्मोनरी वेंस जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है, वहाँ से ब्लड आएंगे प्यूरिफाइड वाले, तो वो मूव करेंगे नेक्स्टली लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल देन एओर्टा। तो एओर्टा से नेक्स्ट मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी को। तो ऐसा है, ब्रीफली हमने कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी क्वेश्चंस करेंगे। चलो, सो आई होप आज का जो भी कंसेप्ट हैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुए होंगे। इसके अकॉर्डिंग पढ़ने से आपको इजी लगेगा। एवरी टाइम ऐसे पढ़ो तो आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज कंसेप्ट्स नहीं जानेंगे जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है कि क्यों हमें पता नहीं है। लिटिल बिट कंसेप्ट्स को जान लो, उसके बाद जाओ तो उसके रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आ जाए आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मामालियन हार्ट इज डैश। न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, डाइजेनिक है। न्यूरोजेनिक दैट इज द, हमने बोला अगर न्यूरॉन्स कंट्रोल करता है दैन न्यूरोजेनिक बोलते हैं। बट हमारा हार्ट तो मॉस्कुलर है, विदाउट बोन मॉस्कुलर है, सो ये मायोजेनिक होगा। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मायोजेनिक। ओके, मैं टिक करते जा रही हूँ, प्लीज आप लोग भी चेक करते जाना आप लोग कितने करेक्ट बोल रहे हो। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि बच्चा आप लोग कितने मार्क्स रखे आउट ऑफ 40। ठीक है, मायोजेनिक है। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैनुलोसाइट्स आर डैश। ये एसिडोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, नॉन ऑफ दीज है। क्या होगा? ग्रैनुलोसाइट्स ऑलवेज एसिडोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिडोफिल्स होते हैं। एसिडिक डाई के अकॉर्डिंग होता है ना, तो इसलिए दैट इज एसिडोफिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट क्रप्सल्स इन द ब्लड इज डैश। लार्जेस्ट क्रप्सल कौन सा सबसे बड़ा क्रप्सल है? दैट इज अ सेल, हम बोल सकते हैं ब्लड सेल कौन सा है? बैसोफिल, एस्टोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। दैट इज अ मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, ये मैक्रोफेज जो होते हैं ना उससे डिराइव्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड इन डैश। थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। कहाँ फॉर्मेशन होंगे? दैट इज अ थ्रोम्बोकाइनेज। ऑलवेज रिमेंबर करके रखो, ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ डिफरेंस बिटवीन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन एंड फ्रॉग इज डैश। हम अगर कंपैरिजन करते हैं इरिथ्रोसाइट आरबीसीज ऑफ मैन एंड फ्रॉग के साथ आरबीसीज ऑफ फ्रॉग, तो क्या होगा? कौन सा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन erythrocytes have more hemoglobin, human erythrocytes have less hemoglobin, human erythrocytes have no nuclei, human erythrocytes have more nuclei। कौन सा होगा? दैट इज ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियाई नहीं है। ठीक है, नो न्यूक्लियाई। अभी हमने किया था इसको स्ट्रक्चर के साथ। ओके, इन mammals the opening of post canal in the right auricle is guarded by dash। सो mammals में जो ओपनिंग होता है, कैनल्स हरे है ना, वो ओपनिंग होता है राइट कैनल्स में, राइट ऑरिकल्स में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब वो गार्डेड किसके थ्रू होता है? मिट्रल वाल्व्स, थेवेसियस थेवेसियस भाग, यूस्टाचियन भाग, ट्राइकस्पिड भाग। कौन सा होगा? दैट इज यूस्टाचियन भाग। ठीक है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज जो मामल्स में ओपनिंग होता है पोस्ट कैनल का राइट ऑरिकल में, ये कौन सा भाग गार्ड करता है? दैट इज द यूस्टाचियन भाग। ओके, नेक्स्ट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है? 1 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। दैट इज 5 लीटर। अप्रोक्सीमेट में ये 5 लीटर होता है, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज डैश। जो इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईसीजी, स्टेथोस्कोप, ईईजी, स्पिग्मो मैनोमीटर। दैट इज स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द हार्ट मर्मर ऑफ हार्ट इज ड्यू टू डैश।
ये जो साउंड होते हैं मर्मर ऑफ हार्ट का हम बोलते हैं ना, तो ये जो साउंड्स होते हैं तो वो तो ब्लड के लिए होता है। ब्लड आता है जैसे पोरिंग करता है या फिर जाता है, तब हमारा लबडब साउंड होता है। तो मर्मर ऑफ हार्ट इज ड्यू टू डैश क्यों होता है, यहाँ पे पूछा गया है। सो ऑप्शन है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, डिफेक्टिव लीडी valves, arterial fills, underdeveloped atrium. सो दैट इज अ डिफेक्टिव लीडी valves। अगर valves अच्छे से काम नहीं करते हैं एंड बहुत जल्दी वो बंद होते हैं, ओपन होते हैं, देन ये ऐसे साउंड्स आते हैं। ठीक है, ये लव्ड अप नॉर्मल कंडीशन में, मर्मर ऑफ हार्ट जब डिफेक्टिव लीडी valves होते हैं तब होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोड्यूस्ड इन और प्रोड्यूस बाय डैश। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कब प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज डैमेज टिश्यू से, ब्लड प्लेटलेट से, बोथ ए एंड बी, और प्रोथ्रोम्बिन से। दैट इज डैमेज टिश्यू में भी होता है एंड ब्लड प्लेटलेट्स में भी होता है। सो सी, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द थीन मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट इज कॉल्ड डैश। क्या बोला जाता है, हार्ट का थीन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन एंड पेटल पेटोनियम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। पेरिकार्डियम हम बोलते हैं, मायोकार्डियम नहीं है यहाँ पे, पेरिकार्डियम होगा। ओके, द थ्री इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड, कौन से थ्री इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, कोलाजन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एक्टिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, कोलाजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। कौन सा होगा, दैट इज एल्बुमिन आपने पढ़ा था, ग्लोबुलिन भी है, फिब्रिनोजन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट तीन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तीन प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्यू आर एस वेव इन ईसीजी। आपको पता है ऐसे ईसीजी में ऐसे प्लॉट अगर करते हैं या ग्राफ देखते हैं तो हमारा कैसे होता है, ऐसे आया, देन ऐसे, देन अगेन मूव किया, ऐसे जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्यू आर एस, क्यू आर एस ये जो मेंशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दैट इज आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, क्यू आर एस वेव वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए होता है। Which protein helps in disease resistance? कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है डिजीज रेजिस्टेंस में, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, बोथ ए एंड बी। दैट इज ऑलवेज याद रखिएगा, रिमेंबर करके, दैट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हेल्प करता है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन आप जानते हैं, इम्यूनोलॉजी के पॉइंट में आपने पढ़ा होगा, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन बाय डैश। अच्छा, कौन सा एलिमेंट, कौन सा क्रब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन में, सो बाय डैश कौन सा करता है, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल्स, मोनोसाइट्स। सोचो सोचो, दैट इज बैसोफिल्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, ऑलवेज आपने पढ़ा है इसको, ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज कब आते हैं, वैक्सीन्स के अकॉर्डिंग होता है। एलर्जिक रिएक्शंस में जो जो पॉइंट्स आते हैं ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स इज डैश। एक्स एक्टिवेटर आपको मैंने बोला था क्या है, कौन सा फैक्टर आ जाएगा, दैट इज एक्टिवेटेड है ना, तो हमारे यहाँ पे कौन सा चाहिए, दैट इज हमने बोला था फैक्टर 9 चाहिए। तो फैक्टर 9 अगर चाहिए तो फैक्टर 9 के अकॉर्डिंग चेक करो कौन सा है फैक्टर 9। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो भी मेंशन किया था। तो हम उसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर। उसके साथ क्या यूज़ होगा, कैल्शियम आयन भी है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स भी यूज़ होता है एंड एंटी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को यहाँ पे हमने हीमोफिलिक AHG मेंशन किया है। सो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, दैट इज एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर प्लस AHG, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम आयन। तो ये देखिएगा ग्लाइकोलिपिड्स बिल्कुल नहीं होते, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करिएगा। कोई भी पॉइंट एक छूट गया तो चलेगा, बट ओके। तो यहाँ पे 17 में आ गया, इट कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू सॉल्युबल फिब्रिन। कौन सा चीज़ कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन। सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फैक्टर 5 आएगा। फैक्टर 5 एंड सेराइन प्रोटीज के थ्रू ये कन्वर्शन होता है एंड
ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो है फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे थ्रोम्बिन होगा आंसर, जो कि फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज अ व्हिच फैक्टर इज डिलेइंग इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में डिलेइंग करता है, ठीक है। विटामिन के, हिरुडिन, हेपरिन और ऑल ऑफ द एबव, कौन सा होगा आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों चीज हेल्प करते हैं, विटामिन के, हिरुडिन, हेपरिन, तीनों चीज हेल्प करते हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव। देन इन पेरिकार्डियम डबल वॉल स्ट्रक्चर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ये जानते हैं आप लोग, तो उसका नाम क्या है, सेरोसा लेयर और फाइब्रस लेयर, फाइब्रोसा लेयर, सेरोसा लेयर और सेरोस लेयर, फाइब्रस लेयर एंड मस्कुलर लेयर एंड फाइब्रस लेयर। सो ये रिमेंबर करने से पहले अच्छे से एक बार वीडियो देख लेना, हार्ट के रिलेटेड वीडियोस मैंने डाला है, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड है, सो उसको चेक कर लीजिएगा। एंड इसके अकॉर्डिंग मैं बोल दूँ, पहले होता है आउटर लेयर, होता है फाइब्रोसा लेयर, और उसके बाद आता है सेरोसा लेयर, ठीक है। आउटर लेयर होता है फाइब्रोसा, फाइब्रस रहता है, एंड इनर लेयर होता है सेरस, सेरस, इसलिए सेरोसा लेयर। देन नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड इन बिटवीन डैश, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ रहेगा, अभी करके आए थे, दैट इज अ राइट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन चाहिए, दैट इज ये होगा राइट, ये भी राइट होगा, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, रॉन्गली मेंशन्ड है, राइट होगा यहाँ पे। सो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, सो इट इज अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ओके। थोड़ा सा करेक्शन चाहिए वहाँ पे। ब्लड इज फ्लोइंग इन पल्मोनरी वेन, ब्लड जो पल्मोनरी वेन में जाता है, ये ऑक्सीनेटेड है, डीऑक्सीनेटेड है, मिक्स्ड है, नॉन ऑफ द एबव है। पल्मोनरी वेन लंग्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो लंग्स से ये कौन सा ब्लड लाएगा अभी बताइए, दैट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाएगा लंग्स के पास, बट पल्मोनरी वेन वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा। नेक्स्ट देखो, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल कितने टाइम लगता है, कितना सेकंड्स का टाइम लगता है, तो ये डायरेक्ट हम चल रहे हैं, दैट इज 0.40 सेकंड्स, 0.40 सेकंड्स ये लगता है, ठीक है। टोटल है 0.8 ना, तो उसके अकॉर्डिंग 0.40 सेकंड्स यहाँ पे यूज होता है डायस्टोल में। देन नेक्स्ट देखिए, द वेव रिप्रेजेंटिंग अ वेंट्रिकल डायस्टोल इज डैश, कौन सा वेव वेंट्रिकल डायस्टोल को दिखाता है, ठीक है, कौन सा, कौन सा वेव वेंट्रिकल डायस्टोल को दिखाता है, दैट इज अ टी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, टी हो गया, वेंट्रिकल डायस्टोल को ये शो करता है, तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हार्ट इज नोन एज डबल पंप सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ डैश, the right chamber push bloods into the lungs, okay, left chamber push blood into the entire body, heart receives impaired blood, नहीं एबॉप जो ए एंड बी है दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि आधा काम राइट चैम्बर करता है, जो राइट चैम्बर जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी से कैरी करके लंग्स को ले जाता है, सो दैट ये भी करेक्ट है। एंड लेफ्ट चैम्बर से अगेन जो प्यूरिफाइड ब्लड आता है लंग्स से, वो वहाँ पे आने के बाद फिर एंटायर बॉडी को शिफ्ट होता है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन ब्लड सर्कुलेशन, क्या होगा निकोटीन अगर हाँ कोई यूज करता है तो क्या होगा उसका रिजल्ट, इट मिक्सेस विद ब्लड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द आर्टरियल वॉल, इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, इट डिक्रीजेस द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन टू लंग्स। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोटीन जब भी यूज किया जाता है वो हमारा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। अभी नंबर 26 में आते हैं, इट डिक्रीजेस द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सा चीज डिक्रीज करता है ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा, ऑलवेज याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हीमोग्लोबिन के थ्रू। नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन 1 क्यूबिक mm, 1 क्यूबिक mm में ल्यूकोसाइट्स कितना रहेंगे, 5000 to 8000, 2000 to 3000, 8000 to 13000, 1 to 5 million, सो 5000 to 8000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, इट शोज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, कौन सा चीज पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा रहा है, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम, लेफ्ट atrium oxygenated blood, lungs deoxygenated blood, left atrium,
राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम। तो कौन सा चीज आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा रहा है? पल्मोनरी। सो 28 का डी देख लीजिए, क्योंकि राइट एट्रियम में ऑलवेज डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज आते हैं एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो बाहर जाता है लंग्स को। लंग्स में वो प्यूरिफाइड होता है, ऑक्सीनेटेड होता है एंड लेफ्ट आर्टरियम को आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन हम बोलते हैं जिसे, वो हो रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट 80 mm Hg, दैट इज मर्क्यूरी। 120, 40, 320। सो ऑलवेज याद रखिएगा 40 होना चाहिए, 40। ठीक है, 40। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे नोड इज लोकेटेड कहाँ होगा? अभी पढ़ के आए थे, दैट इज द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये हो गया 30 का सी, 30 का सी हो गया राइट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट। पाथवे ऑफ मायोजेनिक इम्पल्स कंडक्शन इज। मायोजेनिक इम्पल्स मैंने न्यूरोजेनिक जो पॉइंट बोला था, जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू या पूरा स्टिमुलेशन के थ्रू होता है, दैट इज पेस मेकर के थ्रू, वही है आपका एस एन, दैट इज आपका एस ए नोड, देन जाएगा ए वी नोड, देन बंडल ऑफ हिस जाएगा या फुरकेंजी फाइबर्स जाएगा, या फुरकेंजी फाइबर्स जाएगा, बंडल ऑफ हिस जाएगा। कौन से पॉइंट में जाएगा? सी एंड डी तो हो ही नहीं सकता। 31 का ए इज द राइट आंसर। ऑलवेज याद रखिएगा, पहले बंडल ऑफ हिस आएगा, देन पुरकेंजी फाइबर्स आएगा। पुरकेंजी फाइबर्स स्प्रेडेड रहते हैं, ब्रांच फॉर्म में रहते हैं, थ्रू आउट दी हार्ट को कवर करके रखता है। बंडल ऑफ हिस एक गुच्छा जैसा है, जस्ट लाइक बहुत सारे वायर्स को एक साथ मिला रहे हैं, ऐसे टाइप का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 32 इन डिजीज इरिथ्रोब्लास्टोसिस fertalis destroy the baby's WBCs या destroy the baby's RBCs। ये baby suffering from atherosclerosis और an increasing in the number of RBCs। and increasing in the number of RBCs तो हो ही नहीं सकता, obvious not। ये क्या करता है ना, ये आपने ब्लड ग्रुपिंग में ही पढ़ा होगा। तो ब्लड ग्रुपिंग में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस जब होता है, फर्टालिस मीन्स बेबी, बेबी जब वomb पे रहता है तभी होता है, एंड वो RBCs को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये होगा राइट आंसर। ठीक है, ये पर्सन हैविंग बोथ एंटीजन ए, उसके पास बोथ एंटीजन है, एंटीजन ए एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, तो उसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? That is, he is universal recipient. The person do not possesses antibody in the serum, right? He can donate the blood to only having AB blood group. Obvious, ये तीनों करेक्ट हैं। तो 33 का डी होगा राइट आंसर। बिकॉज देखो, कभी भी आपको जानना हो तो आपको याद रखना है, ये सपोज आप थिंक कर लीजिए आपका आरबीसी है, ये इसका जो सरफेस है ना, सरफेस में क्या रहता है? राउंड शेप का सारे आपके एंटीजेंस जो लगे हुए रहते हैं, ये सारे एंटीजेंस, ठीक है, थ्रू आउट दी रहता है। एंटीजेंस रहने के बाद जो सेरम रहेगा, सपोज ये सेरम है, तो सेरम में क्या रहेगा? अगर सपोज एंटीजन ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके ऑपोजिट में क्या रहेगा? एंटीबॉडी बी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अगर एंटीजन ए बी दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा सेरम में, तो जीरो हम बोलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। तो ए बी होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये कोई भी एंटीबॉडी कैरी नहीं करता, ओनली डोनेट कर सकता है ए बी ब्लड ग्रुप को ही। ओके, राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर 9 ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज डैश। कौन सा फैक्टर है? अभी पढ़ के आए थे 34 का, बोलिए। दैट इज पीटीए, हम लोग बोले थे पीटीए। सो आपका एंटी हीमोफिलिक जो फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वही है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं आपको दिखाने के लिए, देख लो। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 देखो, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, और दैट इज ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन था फैक्टर 9 अगर पूछता तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी आप बोलते। अगर फैक्टर 11 आ गया, बिकॉज 10 है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, तो फैक्टर 10 आपका आता तो आप स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोलते। अगर फैक्टर 11 आया तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, तो यहाँ पे तो सी का कोई ये नहीं है, तो वो हो गया दैट इज आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी बोलते, पीटीए। सो आपका बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड, 35 में है हम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड फॉर चेकिंग द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। हार्ट को चेक करने के लिए एक्सरे नहीं, ईसीजी, एलाइजा, सीबीसी। तो ईसीजी करेंगे, हमारा हार्ट बीट वहाँ पे चेक होता है, कोई भी हमें इम्पल्सेस में प्रॉब्लम है कि नहीं उसको देख सकते हैं हम लोग। सो ये हो गया आपका बी, ईसीजी। देन आता है ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू डैश, ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू डैश। ठीक है, क्यों बनता है? स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के लिए, अभी मैंने आपको समझाया था, ये होगा। तो आपका आंसर हो गया 36 का सी, 36 का
सी स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये तो बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा एंटीजन जो भी प्रेजेंट रहता है सरफेस ऑफ आरबीसी उसके वजह से होता है। ओके, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ल्यूकोपेनिया। जानते हो आप ल्यूकोपेनिया किसे बोलते हैं, कौन से कंडीशन में को बोलते हैं, जहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स है इसके रिलेटेड ही होगा, डब्ल्यूबीसीज के रिलेटेड होगा। सो ये डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज इसका अमाउंट डिक्रीज होगा। तो ल्यूकोसाइट डिक्रीजेस बिलो 5000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 38 में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन डैश डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। सो ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज में है, ठीक है, आरबीसीज में है। नेक्स्ट चलते हैं, द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स ड्यू टू डैश, क्यों कोआगुलेशन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स होगा बिकॉज आरबीसी यहाँ पे यूज़ नहीं होता, प्लाज्मा में जो रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पे हमने लिखा डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स के लिए कोआगुलेशन होता है ब्लड का। द बल्ब प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ के आए थे, लेफ्ट पोर्शन में बोला गया, दैट इज ये हो जाएगा आपका मीट्रल वर्ब, ठीक है, मीट्रल वर्ब।